मध्यकालीन भारतीय इतिहास। मध्यकालीन भारतीय इतिहास की श्रृंखला में क्या क्या पढ़ा गया? तो हमने 1206 से शुरू किया था। 1206 से लेकर 5 वंशों का अध्ययन किया गया। विजयनगर, दक्षिण के और कश्मीर के प्रांतीय राजवंशों का भी अध्ययन किया गया। और इसी समय चल रहे भक्ति एवं सूफी आंदोलन पढ़े गए। इसी श्रृंखला में जब इब्राहिम लोदी पराजित होता है पानीपत के प्रथम युद्ध में, तो भारत में नए वंश की स्थापना होती है, मुगल वंश की। और मुगल वंश अपने शक्ति, वैभव और पराक्रम से अपने समकालीन विश्व को चमत्कृत किया था। यह आश्चर्य करने के लिए बाध्य कर दिया था कि मुगल वंश के द्वारा जो परंपराएं शुरू की जाती हैं वह समकालीन सभी शासकों में दीर्घतम रहेंगी और विश्व स्तर पर ख्याति लब्ध रहेंगी। देख लेते हैं कि बाबर का क्या योगदान रहा, बाबर ने कैसे क्या किया है यहाँ पर। तो मुगल काल कब से कब तक माना जाता है? 1526 से 1857 तक, जिसमें 1707 तक मुख्य मुगल पीरियड रहता है। और औरंगजेब की मृत्यु के बाद उत्तरवर्ती मुगल कमज़ोर शासक आते हैं और तब तक भारत में विदेशी कंपनियों और क्षेत्रीय राजवंश स्थापित हो चुके होते हैं। तो भारत में मुगल वंश की स्थापना पानीपत के प्रथम युद्ध में दिल्ली सल्तनत के अंतिम वंश लोदी वंश के सुल्तान इब्राहिम लोदी की बाबर के हाथों पराजय के साथ शुरू होती है। इसके साथ ही भारत में उस मुगल वंश का शासन प्रारंभ हुआ जिसने अपनी शक्ति, वैभव तथा उपलब्धियों से समकालीन विश्व को चमत्कृत कर दिया। समकालीन का मतलब उनके समय में जो लोग थे उनमें सर्वाधिक शक्तिशाली बनाया इसने। तो बाबर जो रहता है 1526 से 30 ईस्वी का जो उसका इतिहास है सबसे महत्वपूर्ण है। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, इसका पूरा नाम है जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, मुगल वंश का प्रथम बादशाह बना। उसने अफगानों को विस्थापित करके भारत में मुगल सत्ता की स्थापना की। किसको विस्थापित किया है? अफगानों को। हम लोगों ने पढ़ा था कि लोदी जो थे अफगान थे, निम्न तबके से थे, और जबकि इससे पहले जो थे उच्च वंशज थे, सैयद लोग थे। तो उनको पराजित करके भारत में मुगल सत्ता की स्थापना की। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी में अंदीजान फरगना में हुआ। अंदीजान फरगना जो वर्तमान में समरकंद में है, जो भी एससीओ की बैठक के लिए प्रसिद्ध रहा, याद रखना। बाबर तुर्की नस्ल के चगताई वंश का था। नस्ल इनकी तुर्की थी और चगताई वंश का था। बाबर माता की ओर से यानी मातृ पक्ष से चंगेज़ खान का 14वां वंशज था। यानी इनकी माता की बेटी, फिर उनकी बेटी, वैसे 14 नंबर पर इनकी माँ थी। तथा पिता की ओर से तैमूर लंग का 5वां वंशज था। यानी तैमूर हुआ, फिर उसके बाद उसका बेटा, फिर उसका बेटा। तो इस प्रकार से 5वें नंबर पर इसका पिता मिर्जा जो था, क्या नाम था उसका? शेख उमर मिर्जा। और माता कुतुलुग निगार खानम थी। तो ये याद रखना है कि बाबर मातृ पक्ष से चंगेज़ खान का 14वां वंशज था तथा पिता की ओर से तैमूर लंग का 5वां वंशज था। तैमूर लंग ने भारत पर कब आक्रमण किया था? हाँ, 1398 में आक्रमण किया था। उस समय तुगलक वंश का शासन चल रहा था और बहुत ही कमज़ोर शासक थे। कौन थे? नासिरुद्दीन महमूद थे। इसलिए जो इनकी जो पद्धति है, यहाँ पर जो सिस्टम चलाता है बाबर, वो तुर्क मंगोल परंपरा कहलाती है। यानी तुर्कों की जो परंपराएं हैं और मंगोलों की परंपराएं उनको मिला करके चलाता है। वस्तुतः मंगोल स्वयं को तैमूरी कहलाना अधिक पसंद करते हैं। लोग अपने पिता के नाम को ज़्यादा वरीयता देते हैं, माता के नाम को कम वरीयता देते हैं। तो ये तैमूरी कहलाना अधिक पसंद करते थे। मुगलों ने यस्सा तथा यरलीग, ये दो प्रणालियाँ हैं, चंगेज़ खान की नियमावली हैं। इनको कुरान के समकक्ष माना जाता है। जैसे कुरान को पवित्र ग्रंथ माना जाता है, ऐसे ही यस्सा जो मंगोल क्षेत्र में विकसित हुआ, ये भी एक साधना पद्धति है। यस्सा माना जाता है कि ये बौद्ध धर्म से प्रेरित है। यस्सा और यरलीग यानी चंगेज़ खान की नियमावली को भारत में लागू किया था। राज्य के दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत को ये मानते थे। यद्यपि मध्यकाल में सभी दैवीय उत्पत्ति को ही मानेंगे। राज्य की उत्पत्ति के 3 सिद्धांत हैं। एक दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत है, दूसरा समझौतावादी सिद्धांत है हाउसलाक रूसो का, और तीसरा है विकासवादी सिद्धांत।
जिसमें कहा जाता है कि राज्य का विकास हुआ। तो ये दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत को मानते हैं कि राजा जो राज्य है वो ईश्वर ने बनाया है। ये वहदत उल वजूद यानी मानव की एकता, यानी सभी मानव बराबर हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है, इस सिद्धांत को मानते थे। इसलिए मुगल साम्राज्य अधिक व्यापक आधार वाला बना और उदार था। उदार का मतलब है अन्य धर्मों को भी मान्यता देना और उनको शामिल करना, राज्य में शामिल करना, ये उदारता है। बाबर 1494 ईस्वी में फरगना की गद्दी पर बैठा। फरगना समरकंद में है, जो उज्बेकिस्तान में पड़ता है, परंतु वहाँ उसे लगातार युद्धों का सामना करना पड़ा। यहाँ पर 1501 ईस्वी में सैबानी खां जो होता है, सरे पुल के युद्ध में इसे तुलगमा पद्धति का प्रयोग करके बुरी तरह से पराजित कर देता है और बाबर इसे सीख लेता है और फिर आने वाले युद्धों में इसका प्रयोग करता है। अतः उसने अफगानिस्तान का रुख किया और 1504 ईस्वी में किसे जीत लेता है? काबुल को जीत लेता है। 1506 में उसने मिर्जा की उपाधि त्याग कर पादशाह की उपाधि धारण की। तत्कालीन भारत का राजनैतिक रूप से जो तत्कालीन भारत था, यानी 1526 के आसपास का जो भारत था, ठीक है, वो राजनैतिक रूप से यानी राजाओं की दृष्टि से बहुत ही अस्थिर था। यानी राजा बदल रहे थे, समझ रहे हो, राजा बदल रहे थे। इब्राहिम लोदी के सरदार उसके विरोधी हो गए थे। आपको पता होगा कि जब बहलोल लोदी ने लोदी वंश की स्थापना की थी तो वह समानता के सिद्धांत पर आधारित किया था उसने अपना साम्राज्य, और सभी सरदारों को बराबर, मतलब उनके बराबर बैठता था, बिछा करके बराबर बैठ जाता था, तो उसमें बड़ा छोटा नहीं था, तो उसके सरदार उसका बहुत साथ देते थे। फिर उसका बेटा सिकंदर आया, वो सुल्तान की जैसी पदवी धारण करने के लिए ऊंचा सिंहासन बनाया और सबको नीचे बैठाया। और इसका जो बेटा हुआ इब्राहिम लोदी, ये इससे भी बड़ा मतलब सुल्तान बन रहा था, तो सभी इससे नाराज़ थे, कोई खुश नहीं था। तो इसके सरदार क्या हो गए थे? विरोधी हो गए थे। पंजाब का सरदार जो दौलत खां लोदी है, जो इनको गुरु नानक को नौकरी देता है, वही दौलत खां लोदी अपने बेटे दिलावर खां को बाबर के पास भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण देने के लिए भेजा कि जाओ उसको न्योता दो जाके। अच्छा, इससे पहले राणा सांगा भी निमंत्रण दे देते हैं कि बाबर आओ भारत पर आक्रमण करो। अच्छा, राणा सांगा सोचते हैं कि इब्राहिम लोदी को ये बाबर आए कमज़ोर कर दे और ये भी कमज़ोर हो जाए। जब ये कमज़ोर हो जाएगा तो इब्राहिम लोदी और राणा सांगा मतलब बाबर, इन दोनों को हम पराजित करके संपूर्ण सत्ता स्थापित कर लेंगे। लेकिन हुआ उल्टा। बाबर के पास निमंत्रण भेजा। दूसरी ओर राणा सांगा के नेतृत्व में राजपूत अत्यधिक शक्तिशाली हो गए थे और पहले ही न्योता दिया था। ये बात इसमें लिखी नहीं, जोड़ लेना। विजय अभियान देखे जाए इसके कौन कौन से हैं, तो इसके 4 मुख्य विजय अभियान है। पानीपत का प्रथम युद्ध जो इब्राहिम लोदी को पराजित करता है और उससे पहले भी करता है यूसुफ जाइयों पर। तो 1518-19 में बाबर ने भारत की ओर अपने प्रथम अभियान में यूसुफ जाइयों पर, किस पर? यूसुफ जाइयों पर हमला करके झेलम तट पर, झेलम नदी जम्मू कश्मीर तक बहती है, झेलम तट पर बाजौर और भेरा जीत लिया। इसी आक्रमण के दौरान बाबर ने पहली बार भारत में तोपों और बंदूकों का प्रयोग किया। तोपों और बंदूकों का प्रयोग ये गलत हो जाता, 1526 में ही ठीक हो जाता। किया किसमें है? बाजौर और भेरा जीतने के लिए किया है, यूसुफ जाइयों के विरुद्ध। बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया। उसका 5वां आक्रमण जो था पानीपत का प्रथम युद्ध था। इसमें बाबर ने तुलगमा यानी पीछे घूमकर युद्ध करने की नीति जो है प्रयोग किया। यद्यपि इस युद्ध पद्धति का प्रयोग 1501 ईस्वी में सरे पुल के युद्ध में सैबानी खां ने किया था, और इसी तुलगमा पद्धति का प्रयोग करके बाबर को मध्य एशिया से क्या किया था? खदेड़ दिया था। पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी तथा ग्वालियर का राजा विक्रमजीत भी मारा गया। विक्रमजीत भी साथ में मारा जाता है। और जब युद्ध हो रहा होता है, अब ये देखना, जैसे मान लो ये दिल्ली है तो यहाँ बाबर आया इधर से, ठीक है, और इधर इब्राहिम लोदी की सेनाएं खड़ी हैं। ये 1 लाख के समीप लगभग हैं, सेनाएं खड़ी हैं, इनके पास 20-25 हज़ार ही हैं। ये पहले ही पानीपत के मैदान में आ जाते हैं और यहाँ पे अपने सैनिकों को आसपास छिपा देते हैं, कुछ हज़ार सैनिकों को आगे रखते हैं। और जब इब्राहिम लोदी आता है, उसकी एक ही रणनीति होती है, जो जहाँ मिल जाए, जैसे मिल जाए उसको मार डालो। और ये मतलब रणनीति से लड़ रहे हैं, तो इनके सैनिक छुपे हुए हैं, वनों की लकड़ियाँ काट करके गाड़ लिया है, लगता है कि जंगल है, पता ही नहीं चलता कि यहाँ पर सैनिक खड़े हुए हैं। जैसे ही इब्राहिम लोदी के सैनिक आगे बढ़ने लगते हैं
उनके द्वारा रणनीतिक रूप से बनाए गए गड्ढों को उनको पता नहीं होता है, उसमें हाथी गिरने लगते हैं। हाथी जब गिर के बाहर निकलते हैं तो अपने ही सैनिकों को रौंदने लगते हैं। साइड में लगी हुई इनकी तोपें, समझ रहे हो, साइड में लगी हुई तोपें जो पहले गाड़ियों के साथ मतलब घोड़ों के साथ बांध दी गई थी ताकि तेज़ी से खींचा जा सके, ये इन पर तोपों से हमला शुरू कर देते हैं। हाथी पहले तोपों को देखे नहीं थे। ये तोपें मार कम करती थीं, आवाज़ बहुत करती थी, पुरानी थी तो आवाज़ बहुत करती थी, तो इसे हाथी सब वापस भागने लगे और उनकी सेना अपने सैनिकों को ही कुचलने लगे। यही तुलगमा पद्धति। फिर इन पर आक्रमण बढ़ जाता है। इब्राहिम लोदी सोचता है कि अल्लाह हमसे रूठ गया है, आसमान से आग बरसने लगी है और तोप के सामने आ जाता है और तोप के गोले लगने से उसकी मैदान में ही मृत्यु हो जाती है। तो बाबर कहता है ये सबसे मूर्ख सुल्तान था। अब देखते हैं इसके विजय अभियान में। पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी तथा ग्वालियर का राजा विक्रमजीत मारा गया। जीतने के बाद बाबर ने काबुल के प्रत्येक निवासी को चांदी का एक सिक्का, कौन सा सिक्का है, शाहरुख सिक्का पूछा गया था पिछली बार आरो में, किसने चलाया था, तो ये बाबर ने ही चलाया था और ये चांदी का था। सबको देता है, जब ये एक एक सिक्का देता तो सब लोग कहते तो कलंदर है, कलंदर, इसको कलंदर कहा जाता था। पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया है, 21 अप्रैल 1526 को। फिर दूसरा महत्वपूर्ण युद्ध है खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 में लड़ा गया। बाबर एवं राणा संग्राम सिंह के बीच हुआ ये युद्ध। इस युद्ध में बाबर की विजय ने यह सुनिश्चित कर दिया कि भारत पर अब मुगलों का शासन होगा, क्योंकि राजपूत जब तक नहीं हारते तब तक यह तय नहीं हो पाता कि कौन शासक है। राजपूत भी कम शक्तिशाली नहीं थे, यदि इनके पास तोपें होती तो कभी ठहर नहीं पाता। अब ये खानवा है कहाँ पे, तो ये फतेहपुर सीकरी के समीप है, कुछ ही मील दूरी पर है, यूपी और हरियाणा के बीच में है। क्वेश्चन भी आ रहा है पिछली बार कि क्या कारण है कि पानीपत के मैदान में साम्राज्य प्रकंपी युद्ध लड़े गए। 3 युद्ध लड़े जाए और तीनों साम्राज्य बदल देंगे। पानीपत का प्रथम युद्ध मुगल वंश की स्थापना करेगा, बातें ना करो। पानीपत का प्रथम युद्ध क्या करेगा, मुगल वंश की स्थापना करेगा। और पानीपत का दूसरा युद्ध मुगल वंश को फिर से स्थापित करेगा 1556 में। और पानीपत का तीसरा युद्ध ये सिद्ध कर देगा कि भारत में अब मराठे शासन नहीं करेंगे। अब ये नहीं तय हो पाया था कि कौन शासन करेगा। मुगल तो नष्ट हो रहे थे, लेकिन उसमें 3 शक्तियाँ उभर रही थी। एक तरफ अंग्रेज भी उभर रहे थे, दूसरी तरफ मराठे कमज़ोर हो रहे थे और दिल्ली सम्राट कमज़ोर था, और उसके साथ हम फ्रांसीसी शक्तियाँ थी, यानी तो कोई पता नहीं था कौन करेगा। लेकिन ये पता हो गया था कि अब भारत पर मराठे शासन नहीं करेंगे। तो साम्राज्य प्रकंपियों का हम मेंस में बात करेंगे। तो राणा के पक्ष में कौन कौन पहले देखा जाए, इसमें ये फतेहपुर सीकरी के पड़ोस में है खानवा। बाबर ने सैनिकों को प्रेरित करने के लिए इस युद्ध को क्या कहा है, जिहाद है भैया, क्रांत है, ये इंकलाब है, इनके विरुद्ध लड़ो, हमारा साथ दो। तो सैनिक जब तक तुम्हारी तरफ नहीं पूरे मनोयोग से लड़ेगा तब तक जीतेंगे नहीं। तो कहता है कि हम शराब छोड़ देंगे, कहता है कभी शराब नहीं पीऊँगा, शपथ लेता है, और अच्छे से काम करूँगा। तो अब ये सैनिक इनके साथ देते हैं। तमगा नामक कर से भी छूट दे देता है इस युद्ध के बाद। राणा के पक्ष में लगभग सभी राजपूत थे। महमूद लोदी भी था, मालवा का मेदिनी राय भी था, हसन खां मेवाती भी था और आलम खां लोदी भी था। इस युद्ध में राजपूतों की करारी पराजय हुई और हसन खां मेवाती रणभूमि में ही मारा गया। बाबर ने विजय के बाद गाजी यानी काफिरों को नष्ट करने वाले की उपाधि धारण की। राणा किसी तरह रणभूमि से भागकर चित्तौड़ पहुंचा और पुनः युद्ध की योजना बनाने लगा। 1528 ईस्वी में राणा के ही सरदारों ने उसे जहर देकर मार डाला। फिर आता है चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध 1528 में हुआ। तो बाबर ने चंदेरी यानी मालवा के शासक मेदिनी राय को पराजित करके मार डाला। बाबर ने इस युद्ध को भी क्या कहा था, जिहाद घोषित किया था। फिर आता है घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में हुआ, जो अफगानों के विरुद्ध था। इसमें अफगानों का नेता महमूद लोदी था। बाबर ने घाघरा के युद्ध में अफगानों को पराजित किया। यह मध्यकालीन भारतीय इतिहास का पहला युद्ध था जो जल थल दोनों में लड़ा गया। इस युद्ध में अफगानों का नेता महमूद लोदी था तथा उसकी सहायता बंगाल का शासक नुसरत शाह कर रहा था। इस युद्ध में अफगान बुरी तरह पराजित हुए। नुसरत शाह ने बाबर से संधि कर ली तथा शेर खां सूर को माफ़ कर दिया गया। यह युद्ध बाबर का अंतिम युद्ध था। अब बाबर की सफलता के कारण क्या थे, तो वह श्रेष्ठ कूटनीतिज्ञ था, यानी वह
बेहतरीन डिप्लोमेट था, डिप्लोमेसी उसकी बहुत अच्छी थी। वो शत्रु पक्ष में फूट डाल देता था, लोग उनके पक्ष के लोगों को अपने में मिला लेता था। तोपखाना, बंदूक, धनुधरों का प्रयोग किया इसने। युद्ध की तुलगमा पद्धति का प्रयोग किया, जिसे ये हारा था 1501 में सराय के पुल के युद्ध में, उसी का अपना वो बना लेता है रणनीति। ये हमारे जीवन में भी लागू, जिससे हम पराजित हों वही पद्धति अपने जीवन में भी अपना लेनी चाहिए। युद्ध भूमि में पहले से गड्ढे खोदकर नुकीली लकड़ियों का प्रयोग किया था। 30 सितंबर 1530 ईस्वी को बाबर की मृत्यु हो गई। उसे आगरा के आराम बाग में दफनाया गया। ये पहले राम बाग था, बाद में इसको आराम बाग कर दिया गया। शेर शाह के काल में उसकी इच्छा अनुसार उसकी अस्थियों को काबुल में दफना दिया गया। गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री जो हैं, उनकी एक रचना है हुमायूंनामा। उसके अनुसार बाबर की मृत्यु इब्राहिम लोदी की मां द्वारा दिए गए जहर से हुई थी। इसके योगदान देख लिया जाए क्या क्या है। तो पहला है इसका योगदान कि मुगल वंश भारत में स्थापना की तथा उसने लंबे समय बाद काबुल और कंधार भारत में शामिल हुए। काबुल और कंधार जब भारत में शामिल हो जाते हैं, पहले निकल गए थे। इससे क्या होता है कि लगभग 200 वर्षों तक भारत बाहरी आक्रमणों से सुरक्षित रहता है। ये भारत के प्राकृतिक बुर्ज माने जाते हैं। इसने भारत में नई सैन्य रणनीतियों का प्रवेश किया, नई सैन्य रणनीतियाँ आई और मध्य एशिया से घनिष्ठ संबंध स्थापित हुए। जब मध्य एशिया से घनिष्ठ संबंध स्थापित होते हैं तो व्यापार, कला, साहित्य इत्यादि में बहुत प्रगति होती है, क्योंकि राजा लड़ते हैं, आम जनता तो लड़ती नहीं है। तो आम जनता के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि उसका व्यापार अच्छा हो, उनको नई नई चीज़ें मिलती रहें, कम दामों पर मिलती रहें, सांस्कृतिक कुछ नया सीखने को मिलता रहे, तो इसे सब चालू हो जाता है। बाबर अपने साथ उदार धार्मिक सांस्कृतिक परंपराएं लाया, मतलब दूसरे धर्मों को भी वरीयता देते थे और नई खान पान, पहनावा इत्यादि का भी प्रवेश हुआ भारत में। वह विजहाद एक चित्रकार था, उसका बड़ा प्रशंसक था। यद्यपि जो इस्लाम में है ना, चित्र बनाना किसी जीवित पशु, पक्षी, मानव, इनका चित्र बनाना वर्जित किया गया है। इसलिए इस्लाम में तुम देखोगे अक्षर बहुत डिजाइन से लिखे जाते हैं, लेकिन कोई मानव आदि का चित्र नहीं बनाया जाता। ये गलत माना जाता है, कुरान के विरुद्ध माना जाता है। लेकिन ये लोग करेंगे, ये लोग चित्रकारी को बढ़ावा देंगे, मानव, पक्षी, हर चीज़ के चित्र बनवाएंगे। नृत्य को भी बढ़ावा देंगे। नृत्य भी इस्लाम में वर्जित है, नृत्य नहीं सुनना चाहिए, शराब नहीं पीनी चाहिए, ये सब गलत माना गया है, माना जाता है, भटका देते हैं। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुझके बाबरी, जिसको बाबरनामा भी कहते हैं, की रचना तुर्की भाषा में की। ये एक नई पद्धति है मुबय्यान, और इसका जन्मदाता स्वयं बाबर है। मुबय्यान में लिखी है, एक पद्य शैली है, यानी एक कविता रूप में लिखी गई। बाबर मुबय्यान पद्य शैली का क्या है? जन्मदाता है। मुबय्यान नाम से उसने एक इस्लामी विधि ग्रंथ की भी रचना की है। उसने दीवान नाम से एक अन्य रचना भी की है, जो तुर्की भाषा में है। सड़क मापने के लिए उसने गजे बाबरी का विकास किया। अब एक पॉइंट, थोड़ा टॉपिक छूटा पड़ा है। बाबर की जो आत्मकथा है तुझके बाबरी, उसके अनुसार भारत में क्या क्या है, तो आगे हम चर्चा करेंगे।